चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 9 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मृदा यानी मिट्टी। इसके बारे में पढ़ेंगे मृदा के बारे में। तो मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से यानी पौधे की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। देखते हैं जीवन भर से मृदा जीवन से भरपूर है। देखते हैं तो वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केंचुओं को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा का अंदर और भी जीव हो सकते हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक की वस्तुओं को उपयोग पर प्रतिबंध लगाई गई है। कहीं अभी मांग भी है। और अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा कीटनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। जैसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों के मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए और पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। देखते हैं मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल। देखते हैं मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। देखते हैं तो मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं आप निम्नलिखित क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। तो थोड़ी सी मृदा लीजिए और ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लीजिए। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उससे मुट्ठी भर मृदा मिला लीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए और जिससे मृदा पानी में मिल जाए। और अब इसे कुछ देर के लिए ऐसा ही रखने दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ऊपर जो है ह्यूमस, ये जल और ये मृतिका, ये बालू और ये बजरी। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई देते हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। और आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह क्रमशः अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन सैलों पर निर्भर करती है जिनसे इनका निर्माण हुआ है और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। और प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संघटनों में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, उससे के नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई और पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में हम उन स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देख सकते हैं। और इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारे पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली सन स्तर स्थित सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वरक बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदा संरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है और इसे शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति कहलाते हैं। और शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास यानी आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही हो रहती है। शीर्ष मृदा
मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होता है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है और डी सन स्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी सन स्तर स्थिति कहलाती है जो दरारों और विद्युत शैलियों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। देखते हैं मृदा के प्रकार, देखते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती है और किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने होते हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण ही मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आयाम यानी साइज कारणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक यानी सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृण्मय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दोमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दोमटी और मृण्मय के रूप में किया जा सकता है। मृदा के कणों के आयाम का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि बालू सुवातीत होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से होती जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातीत और शुष्क होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म यानी होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच में सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है और लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षाकृत अधिक जल होता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दोमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों में निरपेक्ष के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आयाम बालू और चिकनी मिट्टी के आयामों के बीच होता है। दोमटी मृदा में ये भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। क्रियाकलाप के साथ से समझे। मृण्मय, दोमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डाल कर इसे गूंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोल बनाया जा सके। लेकिन ध्यान रहे कि चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें और इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूने का साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी होती है? मृदा के गुण देखें तो आपने मृदा के कुछ उपयोगी भी सूची बनाई और आइए हम अब मृदा के गुणों के जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। तो मृदा में जल अंतर्सरण कर दर देखते हैं। तो बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर आयाम के 2 वर्ग अंकित किए हैं, जिसमें से एक अनेक घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना है। उन्होंने 2 समान आयाम की बोतलों को पानी ही से भर लिया है और उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी भर लिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया।
एक और क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह बना सकते हैं, ए, बी, सी, ई। और आपको यह मालूम करना चाहिए कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेज से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए कुछ सुझावों का विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक आयाम के 3 छोटे 3 के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लीजिए, और यदि 20 पाइप उपलब्ध हो तो इसमें 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उनका उपयोग करें। और जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहाँ पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दें और पाइप से धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतर्स्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट कीजिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी न तो छलके और न ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में और अंतर्स्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतर्स्रावन दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा कीजिए। जैसे अंतर्स्रावन दर बराबर जल की मात्रा बटे अंतर्स्रावन अवधि है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी नमूने में 200 ml जल के अंतर्स्रावन में 200 ml लगते हैं, तो वो अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतर्स्रावन दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदों के नमूने के अंतर्स्रावन दर में लीजिए। मृदा के नमूने को अंतर्स्रावन दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मृदा के नमी देखें। क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा ही होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंददीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है कि जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानेंगे। तो एक कौंथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और कौंथन नली का परीक्षण कीजिए। आइए हम देखें कि गर्म करने पर क्या होता है। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती है? यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और कौंथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल की वाष्पन के कारण ऊपर उठती जल वाष्प वायु की अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंदीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे कौंथन नली में से बाहर निकालिए और इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया था और दोनों के बीच का अंतर नोट कीजिए। मृदा द्वारा जल का अवशोषण देखें। क्या सभी प्रकार के मृदा सामान्य मात्रा में जल का अवशोषित करती है? तो इसके लिए फिर क्रियाकलाप देखें तो प्लास्टिक की एक कीप लीजिए और फिल्टर पत्र यानी अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़ लीजिए और जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। और उसके बाद किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौल कर उसे कीप में लगाकर फिल्टर पत्र पर डालिए और किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसी की माप नोट कर लीजिए और अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखे मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जब जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक सिर कर कीप से नीचे न गिरना आरंभ कर दे। मापन सिलेंडर से बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा ले जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाए। अपने परिणामों को नोटबुक में भी नोट कीजिए। मृदा का द्रव्यमान भार 50 ग्राम, मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UML और मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VML। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U-VML और मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-V ग्राम।
1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है और प्रति शोषित जल का प्रतिशत U-V/50/100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूने के साथ दोहराइए और क्या आपको सभी नमूने के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं। परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार की मृदा का अंतर्स्रवण दर सबसे अधिक है, किस प्रकार की मृदा का अंतर्स्रवण दर सबसे कम है। बूझों ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतर्स्रवित होकर कुएं तक पहुंचते हैं। किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है। किस प्रकार की मृदा सबसे कम है। क्या आप कोई और भी विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा का अंतर्स्रवित होकर भौम जल तक पहुंचती है। देखते हैं मृदा और फसलें। देखें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृमण्य मृदा, कुछ में दुमकी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बड़ी मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु यानी जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तित लाते हैं। जलवायु कारण तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किस क्षेत्र विशेष से में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमय और दुमकी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसे फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है और मसूर और अन्य दालों के लिए दुमकी मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयोगी होती है जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु की धारण करती है। गेहूं जैसे फसलें महीन मृमण्य मृदा में उगाई जाती है क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती है। अपने शिक्षकों, माता पिता, अपने क्षेत्र के किसानों से वहां के मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और उपलब्ध जानकारी के सारणी में हम लिख सकते हैं। धान के रोपण के लिए किस प्रकार के मृदा सबसे उपयोगी है। ऐसी मृदा जिसके अंतर्स्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। महत्वपूर्ण बात, ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की भार का 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। और एक केस अध्ययन देखते हैं। कुछ फिर महत्वपूर्ण बात, मृदा अपरदन देखते हैं। जल, पवन तथा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रहती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे यह पवन और प्रवाहित जल के साथ बह जाती है। मृदा की अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होता। अतः वृक्षों की कटाई और वन्योन्मूलन को रोकना चाहिए और हरित क्षेत्र को बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्द, मृमण्य, ह्यूमस, दुमकी, अंतर्स्रवण, आर्द्रता, बलुई, जल धारण, सन स्तर स्थिति, अपरदन, मृदा परिच्छेदिका, मृतिका।
कुछ जानकारी, उत्तर भारत की अनेक नदियाँ हिमाचल क्षेत्र से निकलती मैदानी क्षेत्र की ओर बहती है। ये नदियाँ अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती है, जिसमें गाद, मृदिका यानी चिकनी मिट्टी, बालू और बजरी सम्मिलित है। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोढ़ मृदा कहते हैं। अतः भारत के मैदानों में नदियाँ अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित कर देती है। यह मृदा बहुत उर्वरक होती है। इसी कारण इस क्षेत्र की कृषि उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।